तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक जितने भी रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी डिस्कस की हैं, चाहे वो आपकी विंड वाली कंपनी हो जैसे सुजलॉन हो गया और आइनॉक्स में करूँगा, या फिर जितनी भी मैंने अभी तक सोलर की कंपनी डिस्कस की है वो मेनली आप देखेंगे ना, तो वो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर सॉर्ट ऑफ हैं। और साथ ही साथ वो लोग अपना ईपीसी वाला काम करते हैं। तो अभी तक वैल्यू चेन में हम लोगों ने जितने भी कंपनी डिस्कस की हैं, वो एक तरह से जहाँ पे पावर प्रोड्यूस हो रहा है उसके पीछे वाली कंपनीज है। तो अब हम लोग वैल्यू चेन में आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो हमें इस पूरे सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो सभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक्मी सोलर कंपनी से। तो ये कंपनी जो है ना, ये एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है और ये कम्प्लीटली एंड टू एंड इंटरकनेक्टेड प्लेयर है। अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज़ किया है। एक, तो ये आपका इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। अब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो लोग अपना खुद की बिजली बनाते हैं और उसको सेल करते हैं, फॉर अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके वाया उसको सेल करते हैं। तो वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हो गए। अब दूसरा मैंने बात बोला है कि इंटीग्रेटेड प्लेयर है। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब क्या हुआ? ये पूरे जो वैल्यू चेन है उसको कमांड करती है। ये अपने रॉ मटेरियल सोर्स करेंगे। अब इस कंपनी के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा आपका? सोलर मॉड्यूल्स हो गए, विंड टर्बाइंस हो गया, ट्रांसफार्मर्स हो गया, बैटरी इसमें घुस रहे हैं ये लोग, तो बैटरीज हो गई, ये सारी इनकी रॉ मटेरियल है। इनका सोर्सिंग ये लोग खुद से करेंगे। अब इसके बाद इसके बेसिस पे जितना भी पूरा सब स्टेशन बैठाना है, सब स्टेशन नहीं, प्लांट लगाना है, आपके सोलर मॉड्यूल्स की प्लांट लगानी है, वहाँ पे उसकी टेस्टिंग्स वगैरह करनी है, उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करनी है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है और उसको फाइनली जाके सेल करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये लोग ये खुद से ही कमांड करते हैं। तो दैट इज वाई दिस दिस कंपनी इज एन इंटीग्रेटेड प्लेयर। अब आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। वीडियो लंबी लंबी क्यों होगी? बिकॉज ये पहला कंपनी है इस सेक्टर का, और दूसरा मुझे बहुत सारे पॉइंट्स में डिस्कस करने हैं आपको पूरे अच्छी तरह से समझाने के लिए। तो पेशेंस के साथ हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं एक्मी सोलर होल्डिंग्स के बारे में। सो अगर आप स्टार्टिंग में ही इनके नंबर्स के बारे में देखेंगे, तो नंबर्स के बारे में तो डिस्कस करना मेरी लिस्ट प्रायोरिटी है इस वीडियो में, क्योंकि नंबर सबको पता है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो उसी से हमें मालूम चल जा रहा है कि इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे ही रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे बोथ आपके जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में 70% की ग्रोथ है, और पैट, एबिटा और जितना भी बाकी पैरामीटर्स हैं इनका, वो सभी पे अच्छा खासा इम्पैक्ट है। मतलब सभी चीज़ काफ़ी अच्छे से बढ़ी है। अच्छे से बढ़ी है इसलिए बढ़ी है क्योंकि ये जो जितनी भी कंपनीज होती है ना, जिस जो हम पूरे वैल्यू चेन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कितने जल्दी आपकी नई प्लांट आ रही है, नया मॉड्यूल आ रहा है, तो उस पे कैपेसिटी एक्सपांशन पे आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपकी रेवेन्यू अवेलेबिलिटी कितनी होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे लास्ट में ये लिखा है जनरेशन एमयूज। जनरेशन एमयू लगभग 100% से ऊपर से बढ़ा है। इसको कहने का एमयू का मतलब होता है मिलियन यूनिट्स। जो इलेक्ट्रिक, जैसे हम लोग के घर में इलेक्ट्रिक हीटर्स या पंखे होते हैं, इनको किलोवाट आवर्स में नापते हैं ना, तो वही जब आप लार्ज स्केल में जाओगे तो उसको मिलियन यूनिट्स के टर्म्स में नापते हैं। ठीक है। तो सिंस इनकी नई कैपेसिटी आई थी, एक प्लांट लगा था राजस्थान में, 1200-1300 मेगावाट के आसपास है, तो उसके आने से इनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई, तो अकॉर्डिंगली इनका जो जनरेशन मैट्रिक्स है वो भी बढ़ा। तो अब, हाँ, ये तो बात हो गई इनके चीज़ों के बारे में। अब अगर और पैरामीटर्स देखेंगे ना, तो इन्होंने इस साल जनरली एक मतलब मोटा मोटी टारगेट टारगेट दिया था कि इस साल लगभग 450 मेगावाट का कमीशन करेंगे ये लोग अपना, और नया प्लांट सीकर वगैरह में, राजस्थान में मेनली इनके प्लांट्स हैं, तो उसको कमीशन करने की बात थी। तो उसमें से अगर आप देखेंगे ना, तो 350 मेगावाट का तो इन्होंने पहले ही प्लांट कमीशन कर लिया है, और एक 50 मेगावाट का जो विंड प्लांट है वो भी कमीशन किया है इन्होंने। तो ये एक मेजर अपडेट है इस कंपनी के लिए। और इंडिया में अभी जो सोलर प्लांट्स तो लग गए, बैटरी पे नया मूवमेंट होना है। तो इनको अभी स्टैंड अलोन बैटरी का प्रोजेक्ट मिला है एनएचपीसी के द्वारा। ठीक है। ये एक स्टैंड अलोन बैटरी प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें जो एनएचपीसी है आपकी, नेशनल हाइड्रो पावर कमीशन करके उसका नाम है। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में इनको प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हो गई, एनएचपीसी को प्रोजेक्ट दिया है। एनएचपीसी ने बोला है कि भाई आप एक्मी वाले आप लोग आइए और आप आके बैटरी बैठाइए यहाँ पे। तो बैटरी एक्मी बैठाएगा, उसका मैनेजमेंट करेगा, और पूरा जो कंट्रोल होगा वो एनएचपीसी और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के पास रहेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्टैंड लोन प्रोजेक्ट है और नॉट अ वेरी हाई रेवेन्यू पोटेंशियल वाला प्रोजेक्ट है। 70-80 मेगावाट्स का ही उससे रेवेन्यू आएगा, बट एक अच्छा स्टेप टुवर्ड्स है कि भाई वो इस सेक्टर में आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब पीपीएस तो जनरली जो सेंस आपकी जो पूरी इंडस्ट्री है उसका ट्रांजिशन जो हो रहा है आपका एफटीआरए प्रोजेक्ट्स, या फिर आपका अगर आप देखेंगे ना, जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स है उसके तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। तो उसी तरह में अगर आप देखेंगे तो नए जो पीपीएस पावर परचेज एग्रीमेंट जो साइन हो रहे हैं इनके, वो आपके एफटीआरए या फिर सोलर हाइब्रिड वगैरह के प्रोजेक्ट में साइन हो रहे हैं। और एट द सेम टाइम इनको एक और प्रोजेक्ट मिला है 550 मेगावाट आवर का, जो हमने ऊपर ही बात की है वही वाला प्रोजेक्ट है। अब तो ये तो हो गया इनके प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। अभी जो इनका लॉन्ग टर्म प्लान है ना, तो उस पे मैं आगे आता हूँ। तो उसी में जो ये 3.1 गीगावाट आवर का जो बैटरी ऑर्डर के बारे में है, उसको और अच्छे से डिटेल में आगे बात करते हैं। तो बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, जो आगे जाके उनको प्लांट्स लगाने हैं ना,
तो उसके लिए लोग पहले से ही बैटरी ऑर्डर कर दे रहे हैं ताकि फटाफट प्लांट की कमीशनिंग हो जाए। तो ये वाला हो गया। और सिंस जैसे जैसे इनके प्लांट्स एग्जीक्यूट होंगे, अभी इनका आईपीओ आ गया है, तो जो इनकी क्रेडिट वर्दीनेस है, जैसे जैसे ये लोग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो जो प्रोजेक्ट्स की रेटिंग है, जब वो एग्जीक्यूट होने लग जाएगा, जब वो पावर जनरेट करने लग जाएगा, तो उसकी रेटिंग इंप्रूव होती जाएगी। रेटिंग इंप्रूव होने से एक इनडायरेक्ट फायदा क्या होता है, आपकी जो डेप्ट होती है ना, डेप्ट की जो रेट होती है वो आपकी बैंकों से या फिर जो एनबीएफसी होती है उससे आपको कम रेट पे पैसे मिल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है खास करके उन कंपनीज के लिए जो बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज है। तो वो वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी नेट डेब्ट टू नेट वर्थ 1.7x है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे की स्लाइड्स में। हाँ, तो ये हो गया। अभी जैसे मैं बोला था कि इनकी नई कैपेसिटी लगी है, ठीक है। तो नई कैपेसिटी पहले अगर FY 25 के क्वार्टर में देखेंगे ना, 1340 मतलब 1.3 गीगावाट के आसपास थी। ये क्वार्टर 4 या क्वार्टर 3 में इनकी एक 1200 मेगावाट की और कुछ और कैपेसिटीज भी आई थी, जिसके कारण जो नेट कैपेसिटी देखेंगे ना वो अभी 2.8 2.9 गीगावाट के आसपास हो गई है। वही हमें यहाँ पे बता रहा है। ये एक मेजर पॉइंट है इस कंपनी को ट्रैक करने के लिए। जितनी रैपिड पेस में आपकी कैपेसिटी एक्सपांसन होगी, कैपेसिटी एक्सपेंशन होना मतलब वो ऑपरेशनल कैपेसिटी होनी चाहिए। उसी से डायरेक्टली हमें मालूम चलेगा कि इनका आने वाले समय में किस तरह का रेवेन्यू रहने वाला है। और ये वही यहाँ पे अगेन उन्होंने प्लांट पॉइंट रिपीट किए। तो अगर आप देखेंगे ना तो इनकी तो 2.8 मेगावाट की जो पूरी ओवरऑल कैपेसिटी हो गई। अब इसमें जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो अराउंड 4.08 गीगावाट के आवर्स के हैं। और उसमें से अगर आप देखेंगे ना तो एक लार्ज चंक जो प्रोजेक्ट्स है वो एफडीआरई प्रोजेक्ट है। तो ये हमें बता रहा है कि जो इंडस्ट्री है किस तरह से वो एफडीआरई की तरफ, एफडीआरई फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। तो उसकी तरफ बढ़ रही है। अब एफडीआरई क्या होता है, ठीक है, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैं 3 चीज़ डिस्कस करूँगा यहाँ पे। प्लेन वनीला सोलर विंड, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स और एफडीआरई प्रोजेक्ट्स। अब प्लेन वनीला नाम से ही क्लियर होता है कि वो प्योर प्योर विंड के प्लांट्स हो गए या फिर आपकी सोलर की प्लांट्स होगी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सिंस वो प्लेन वनीला है तो वहाँ पे आपके टैरिफ्स कम होगा। हाँ। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, जैसे आप विंड सोलर को साथ में लगा लीजिए, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में, या फिर आप विंड सोलर के साथ आप बैटरी भी लगा लीजिए। तो एक सॉर्ट ऑफ एफडीआरई है बट उससे थोड़ा अलग है। अब जब आप स्टोरेज लगाओगे ना विंड के साथ अब हाइब्रिड के लिए, तो स्टोरेज लगाने का फ़ायदा क्या होता है, आप जब मतलब जो दिन में सोलर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको आप सोलर में स्टोर करोगे, मतलब बैटरीज में स्टोर करोगे। और जब शाम को जब रिक्वायरमेंट होगी तो उस पावर को डिस्पैच करेंगे हम लोग, तो वहाँ से वो बैटरी का यूजेस आता है। अब ये एफटीआरई से अलग क्या है, एफटीआरई का नाम से ही क्लियर कीजिए आप, फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। और इसका मतलब क्या होता है, ये फर्म है। फर्म मतलब 24 आवर्स पूरे टाइम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। तो मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं एक डिस्कॉम हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल टाटा पावर, या फिर आप लोग जहाँ भी रहते हैं, कोलकाता में सीईएससी है ना, तो जैसे बिहार में बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। तो ये सारी जो डिस्कॉम्स है, जब वो अपने कंज्यूमर को बिजली देना चाहेगा, तो वो तो चाहेगा ना कि भाई बिजली जब मैं जिससे भी खरीद रहा हूँ वो पूरे टाइम बिजली बिजली मुझे दे। ऐसा तो नहीं है कि मैं दोपहर में उससे बिजली लूंगा, अदरवाइज फिर मुझे शाम को रिक्वायरमेंट है तो मैं किसी और से मांगने जाऊंगा। तो दैट इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन ना। तो इसीलिए जो एफटीआरई होता है उसमें सिंस बैटरी और विंड आ रहा है, तो उसके कारण उसकी टैरिफ ऑल तो बढ़ जाती है, बट उसके कारण जो आपकी रिलायबिलिटी है प्रोजेक्ट की वो और अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। और दूसरा एफटीआरई प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जो ग्रिड की स्टेबिलिटी है। मतलब अब जैसे मान लीजिए दिन में तो इतना ज़्यादा जनरेशन हो गया, इट्स लाइक अ बकेट ऑफ वाटर। आप दिन में इतना ज़्यादा पानी उसमें डाल दिए कि बकेट फटने को आ गया है, और शाम को आपको मतलब पानी है ही नहीं उसमें, तो रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से ये इंडस्ट्री आगे की ओर बढ़ रही है। तो ये हो गया। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अब अगर आप देखेंगे ना, जो जितने भी इनके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से आपकी 55% प्रोजेक्ट्स, मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया, 4080 का अगर मैं 50% भी लूंगा तो 2000 के ऊपर, मतलब 2000 2500 यहाँ पे लिखा है। 2240 मेगावाट प्रोजेक्ट्स के पीपीए ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। पीपीए साइन हो चुके हैं मतलब इनके लिए इनका टैरिफ डिटरमाइन हो गया है, और आगे जाके बस इनको प्लांट कमीशन करना है और उससे आप वो बिजली बेच पाओगे मार्केट में। सो दैट इज अ गुड साइन। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल्स दिए हैं। और अगर आप इनकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को ले लोगे और इनका जो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स है उस दोनों को अगर आप जोड़ देंगे, तो आपका इनका अराउंड 6970 मेगावाट के आसपास पोर्टफोलियो आता है। पोर्टफोलियो कौन सा, कॉन्ट्रैक्टेड पोर्टफोलियो, जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन हो गई है कुछ की और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में मतलब, बट कॉन्ट्रैक्ट तो सबको हो ही गया, इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्टेड पोर्टफोलियो कहते हैं। और 550 मेगावाट आवर का जो स्टैंड अलोन बैटरी का प्रोजेक्ट लगा है वो तो अभी इनको इसी क्वार्टर में मिला है। तो दिस इज ऑल द ऑर्डर बुक के बारे में, ठीक है। तो ये हो गई। और यहाँ पे नीचे में ये कुछ डिटेल्स दिए हैं इनके, इसके बारे में मैं एंड में आ जाऊँगा, ठीक है, एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे उसको। हाँ। तो अब ठीक है, तो यहीं पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंस हमें तो ये क्लियर हो रहा है कि ये जो कंपनी है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है, तो
हमें ये क्लियर है कि बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट है ना। तो अगर आप देखेंगे ना, तो इस साल FY 26 में अगर इनका टोटल केपेक्स का आप टारगेट देखोगे ना, तो लगभग 14,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोर्स ये नंबर बहुत सुनने में बहुत बड़ा लगता है, तो हाँ, उस पे भी थोड़ा कैच है। मतलब कैच क्यों है? बिकॉज दिस इज द टोटल केपेक्स रिक्वायरमेंट। जनरली जो फंडिंग होती है ऐसे केसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें 75-25 के रेशियो में रहती है। 75 आपका डेप्ट रहता है, 25 आपकी इक्विटी रहती है। तो 75 ऑफ आप 14,000 करोड़ का अगर आप 75% निकालोगे, तो आई थिंक 11 साढ़े 11 हज़ार करोड़ के आसपास आता है। तो वो हो गया। तो एक तो वहाँ से हो जाएगा। अब दूसरा, आप जैसे जैसे आपके जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, तो वहाँ से भी पैसा आने वाला है आपको। और तीसरी चीज़ क्या है, ये लोग क्या करते हैं ना, मतलब सिंस इस इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा डिमांड है और क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगी आपकी, तो वहाँ से भी जो आपकी जो कॉस्ट होती है उन डेब्ट्स की, वो कम हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसकी तो आपको उन पे रेट कम मिलता है। रेट कम क्यों मिलता है? बिकॉज उसकी गारंटी होती है कि वो अपना पैसा पे कर देंगे। तो उसी को आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। द बेटर द प्रोजेक्ट, द मोर चीपर द लोन्स विल बी। मतलब प्राइम हाउसिंग वाली जो कंपनीज होती है, जैसे कि बजाज हाउसिंग हो गया, तो वहाँ पे तो आपको चीप रेट में इंटरेस्ट मिलता है ना। और जैसे आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में चला जाए, जैसे इंडिया सेल्टर, वहाँ पे तो आपको हमारे इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं। और आपके माइक्रो फाइनेंस में तो और भी इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं ना। तो अगेन इट इज़ ऑल अबाउट द रिस्क थिंग। तो वो वाला एस्पेक्ट हो गया। अब उसी कारण एक और इनके इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं। तीसरा, ये लोग रिफाइनेंसिंग करते हैं। रिफाइनेंसिंग मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो पहले तो आपकी सिर्फ लैंड अवेलेबिलिटी है, सिंस वहाँ पे कुछ लगा ही नहीं है, तो मुझे तो पता नहीं है ना एज अ बैंकर, तो मैं उसके लिए ज़्यादा रेट चार्ज करूँगा। धीरे धीरे समय के साथ एज एंड व्हेन मैं नए नए सोलर मॉड्यूल्स लगाऊंगा, प्लांट बैठाऊंगा, बिल्डिंग्स बन जाएगी, तो मुझे दिख रहा है प्रोजेक्ट होता हुआ दिखेगा, तो मैं अपने बैंक रेट को रीनेगोशिएट करूंगा। इसको रीफाइनेंसिंग कहते हैं। तो उस तरह से वो रेट कम होगा, और जब वो प्लांट बन जाएगा फाइनली, उससे कैश फ्लो आने लग जाएगा। मतलब एक्चुअली में मैं बिजली को बेचूंगा अपनी PPA एग्रीमेंट के वाया, जो कि जनरली 20 से 25 ईयर्स के लिए होता है। तो मुझे कैश फ्लो आता हुआ दिखेगा। तो उसके कारण अगर मेरे रेट्स कम होंगे, तो ये लोग वही बताना चाह रहा है कि जो रीफाइनेंसिंग है, एज एन प्रोजेक्ट्स आगे की ओर बढ़ेंगे, ये लोग रीफाइनेंसिंग पे काम करते हैं और अपने जो प्रोजेक्ट्स के रेट होते हैं उसको कम करते हैं। तो इसमें दो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक तो वो प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गए हैं, जो कि लगभग 2.8 गीगावाट के आसपास था। और एक जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स हैं, वो अराउंड 4 गीगावाट के आसपास हो गए। तो जो रेट ऑफ डेप्ट है ना इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए, वो अलग अलग है। आपका जो कंस्ट्रक्ट हो गया ऑपरेशनल है, उसके लिए जो आपका रेट है अराउंड 8.75 के आसपास है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके लिए आपका 9.1, 25 से 30 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो वो रेट हो गया। अब जब एज एंड व्हेन जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है वो आगे बढ़ेगा, तो वहाँ से उनकी रीफाइनेंसिंग होगी, और वहाँ से भी आपका रेट कम होने के चांसेस हैं। तो बेसिकली इस स्लाइड के वाया ये लोग यही कहना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो यहीं पे मैं एक और पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। तो अब जैसे इस कंपनी का तो अभी IPO आ गया है, तो IPO आने से क्या होता है, इनके लिए पूरा एक जो बॉन्ड मार्केट है ना, वो पूरा खुल जाता है। और जैसे आप देखेंगे ना, जितने भी म्यूचुअल फंड हो गए हमारे कंट्रीज में, जो कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में आपके इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, LICs वगैरह हो गया, या फिर जो आपके EPF होता है, जो म्यूचुअल फंड आपके PF का पैसा आता है। तो ये सारी जो कंपनियां हैं, ये अच्छे अच्छे जो हाई क्रेडिट वर्दी कंपनीज होती है, जिसकी रेटिंग क्रिसिल वगैरह करते हैं, इकरा क्रिसिल, ये लोग क्रेडिट रेटिंग करते हैं। तो उन क्रेडिट रेटिंग के वाया वहाँ पे वो पैसे इन कंपनीज में लगाएंगे। और अगेन वहाँ पे सिंस इनकी अगर रेटिंग अच्छी है, तो वहाँ पे भी चीपर लोन्स मिलेंगे इनके। तो दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट डेप्ट आस्पेक्ट। तो डेप्ट के बारे में ही जब मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ और पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ यहीं पे। तो ये वाली चीज़ें हो गई, हाँ, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, और दूसरा चीज़ क्या है ना, सिंस जब आप डेप्ट लोगे तो आपका फिनांस कॉस्ट आएगा। तो फिनांस कॉस्ट आएगा तो जनरली अभी तो जैसे दूसरा चीज़ कंपनीज क्या करती है ना, जब आप डेप्ट लेते हो, तो डेप्ट ऐसा नहीं है कि मैं आज ही पूरा डेप्ट उठा लूँगा 14,000 करोड़ का। तो जनरली वो डेप्ट्स होते हैं, वो आपके टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन टाइम पे होता है। मतलब जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने वाला होता है, उसके कुछ समय पहले डेप्ट उठाते हैं, ताकि जो इंटरेस्ट मुझे पे करना है वो कम कम पे करना पड़े मुझे। तो जो इनका एक लार्ज चंक ऑफ जो डेप्ट होना है, सिंस अभी मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि 350 मेगावाट का तो प्लांट इनका कमीशन हो गया है, ठीक है। तो जो, और इस साल में तो कुछ ऐसे नए प्लांट आने की बात नहीं है, सिर्फ 100 मेगावाट का प्लांट आना है ना। तो जो मेजर डेप्ट इनका आएगा वो ईयर के एंड में आएगा, ठीक है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ, अब यहाँ पे आ जाते हैं बैटरी वाले से कनेक्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे ना, तो बैटरी का जो इनका, इन्होंने 3.1 गीगावाट का ऑर्डर्स ऑलरेडी दे दिया है इन्होंने, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर्स दिए हैं, बैटरी में कैसे काम करते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो बैटरी का ऑर्डर दिया है, इस अगर ऑर्डर की वैल्यू देखोगे ना, पूरी लगभग 7,000 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। तो हाफ ऑफ द केपेक्स इज ऑलरेडी रन। ऑर्डर दिया है मैंने बोला, ठीक है। अभी तक पैसे पे नहीं हुए हैं, जब इक्विपमेंट आपके आएंगे तब वो पैसे पे किए जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
तो अगर आप मोटा मोटी, जैसे मैंने बोला ना कि जो डेप्ट है वो आपके ईयर के एंड में आना है, तो अगर क्वार्टर वन में आप देखोगे ना, तो इन्होंने का जो एक्चुअल डेप्ट ऑन द अकाउंट्स, मतलब आपके बैलेंस शीट पे जो डेप्ट आया है ना, वो 800 करोड़ के आसपास आया है। तो आप 14,000 को 800 करोड़ से कंपेयर कीजिए, हाँ, तो बहुत कम अमाउंट है। और जो बाद बाकी जो डेप्ट आना है, जैसे जैसे आपके बैटरी वगैरह आने लग जाएंगे क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में, क्योंकि अभी तो इन्होंने ऑर्डर प्लेस ही किया है, तो एज एंड व्हेन वो आएगा उसके अकॉर्डिंगली डेप्ट आपके रियलाइज होगा आने वाले क्वार्टर्स में। सो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट द डेप्ट। आई हैव मोर पॉइंट्स विच वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो आई विल सजेस्ट कि एक आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, थोड़े वो मिक्स हो जाएंगे, तो इट्स बेटर। तो आपके लिए अगर आप एक अलग से कुछ चीज़ लेके बैठेंगे तो वो ऑर्गेनाइज करना ईजी रहेगा। सो तो ओके, अगेन दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग स्लाइड। आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर देखिए। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, मैंने तो मान लो मैंने 100 मेगावाट का प्लांट लगाया कहीं पे, ठीक है। अब सोलर तो मेरी पूरे दिन भर रहेगी नहीं ना, रहेगी नहीं ऑफकोर्स, क्योंकि शाम को तो सूरज आता नहीं है हमारे। तो और दूसरा आपकी हो जाती है उस मॉड्यूल्स की इफिशिएंसी वगैरह क्या है, उस पैरामीटर पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन दोनों पैरामीटर को लेते हुए, जैसे अगर आप थर्मल प्लांट्स देखोगे ना, तो उसकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज क्योंकि आप उसको 24/7 चला सकते हो। बट दैट इज नॉट द केस विथ योर विंड एंड सोलर एस्पेक्ट्स, सोलर थिंग्स, और इवन फॉर द सेक बैटरी, ठीक है। तो इसीलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर इन प्लांट्स के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे, जैसे जैसे ये प्लांट्स आपके हाइब्रिड और एफटीआरए की तरफ जाएंगे ना, जाएगा, तो आपका जो सीयूएफ है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? जैसे मैंने बात किया, एफटीआरए प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 24 आवर्स के लिए चलेगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या, सीयूएफ भी बढ़ेगा। सीयूएफ बढ़ेगा तो आप ज़्यादा समय के लिए टैरिफ ले पाओगे, और दूसरा जो टैरिफ का जो रेट होगा वो भी ज़्यादा है, क्योंकि आपने बैटरी को भी इंटीग्रेट कर दिया। बैटरी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, विंड की कॉस्ट भी आपके सोलर से ज़्यादा है। तो एक तो आपको टैरिफ का फायदा होगा, और दूसरा आप ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए प्लांट चला पाओगे। तो वो वाला भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जनरेशन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि सिंस उनका जो नया प्लांट आया था, उसके कारण उनका जनरेशन कैपेसिटी बढ़ा है। मतलब प्लांट आया तो मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंगा, तो उसके कारण मेरा जनरेशन भी बढ़ जाएगा। सो दैट इज द थिंग। प्लांट अवेलेबिलिटी क्या है मेरा? अब मान लीजिए मेरे प्लांट का तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होना है, ठीक है। जैसे मैंने प्रीमियर एनर्जीज के वीडियो में डिस्कस किया था, 5 या 6 दिन के लिए उनका प्लांट, सेल प्लांट आउट हुआ था। तो अगेन मैं तो बिजली तभी प्रोड्यूस करूंगा ना जब मेरी प्लांट अवेलेबल रहेगी। तो दैट इज द पैरामीटर ऑफ प्लांट अवेलेबिलिटी। तो अगर 99%, 99% के ऊपर ही होना चाहिए जनरली प्लांट अवेलेबिलिटी, अदरवाइज वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो प्लांट अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो गुड। अब ग्रिड अवेलेबिलिटी क्या है? प्लांट और ग्रिड में अंतर क्या है? प्लांट तो भाई मैं तो अपना प्लांट चला रहा हूँ, बट सामने जो वायर है वो भी तो होनी चाहिए। वायर तो बहुत छोटा, मतलब वायर नहीं, केबल्स, केबल्स मतलब केबल नहीं, वायर ही जो है, वायर्स होनी चाहिए, मतलब 200 kV की, 400 kV की, 800 kV की। अगर एसी लाइन्स है 765 kV की, आपके पास वायर्स भी होनी चाहिए ना उसको इवैक्यूएट करने के लिए। मान लीजिए सामने किसी ट्रांसफार्मर में कोई इशू आ गया, जैसे हम लोग देखते हैं ना वीडियोस वगैरह, कभी कभी ट्रांसफार्मर्स में आग लग जाती है या कुछ पक्षी वगैरह कहीं बैठ जाते हैं, तो सामने से ग्रिड के साइड से भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तभी तो मतलब, एक तो है मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता हूँ कि नहीं, वो मेरी प्लांट अवेलेबिलिटी हो गई। इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर रहा हूँ, बट उसको मैं बाहर की तरफ भेज पा रहा हूँ कि नहीं, वो मेरी हो गई ग्रिड अवेलेबिलिटी। तो ये बोथ द पैरा, मतलब दीज आर द थिंग्स जिससे मैं एक ओवरऑल बिजनेस का आइडिया ले सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो वही ये लोग बोल रहे हैं, जो ग्रिड अवेलेबिलिटी कम हुई है वो एक, मतलब ट्रांसफार्मर फेल है जो मैं बात कर रहा था आपको, उसी कारण से वो फेल हो गया, तो उसके कारण थोड़ी सी कम होती है, बट अगेन वो ऊपर नीचे होते रहता है थोड़ा मोड़ा चीज़। तो ये वही जो सीयूएफ ये लोग बोल रहे हैं। हाँ, राजस्थान में जो इनका जो सीयूएफ बोल रहा है, राजस्थान से इससे हाई इरेडियंस जोन है। इरेडियंस मतलब क्या होता है? सूरज से जो हमारी सनरेज आ रही है उसको नापने का एक तरीका है इरेडियंस, ठीक है, सिंपल शब्दों में। तो वहाँ पे सिंस राजस्थान, सीकर, फतेहगढ़, नीमच, ये जो एरिया है ना पूरा राजस्थान का बेल्ट, जहाँ पे आपका चित्तौड़गढ़ वगैरह एरिया है, बीकानेर हो गया, इस एरिया में आपका, सिंस वो एक ड्राई रीजन है, लैंड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, क्लाउड कवर कम रहता है, तो उन कारण वहाँ पे इरेडियंस ज़्यादा होता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि राजस्थान में जो इनका पोर्टफोलियो है उसका जो सीयूएफ है वो 13.3 है, मतलब मच हायर देन जो इनका ओवरऑल यहाँ पे पोर्टफोलियो है। तो ठीक है। सो अब यहाँ पे चल लेते हैं हम लोग इनकी पूरी कैसा कैसा पाइपलाइन है, ठीक है। मैं 2030 के बारे में बात नहीं करूँगा अभी, क्योंकि वो एक बहुत लॉन्ग टर्म है। वहाँ पे जो ये लोग 10 गीगावाट का प्लानिंग कर रहे हैं और 15 गीगावाट की बैटरी है, ओके, ठीक है, वहीं तक हम लोग जाते हैं। मेन हम लोग चलेंगे जो अभी और आने वाले 1 या 2 साल में जो इनका करने की बातें कर रहे हैं वो। अब यहाँ पे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, मैं कुछ भी आगे बढ़ने से पहले, ये जो आपका प्रोजेक्ट एबिटा लिखा है यहाँ पे 2000 करोड़ से 2050 करोड़, तो ये एक पैरामीटर हो जाता है, हमें इसका कैसा रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा उसको ट्रैक करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई, ओके।
तो हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मतलब ठीक है, उस पर आता हूँ मैं। तो अगर आप देखेंगे ना, अभी जो इनके ऑपरेशनल पोर्टफोलियो है वो अराउंड 2.8 गीगावाट का, जैसे कि मैंने बात किया। हाँ, और 100 गीगावाट, 350 ऑलरेडी कमीशन हो गया था, 100 गीगावाट बचा, 100 मेगावाट सॉरी, वो बचा था, वो नियर कंप्लीशन पे है। पीपीए साइन वाले की मैंने बात कर ली, 2.1 गीगावाट का है। और बाद बाकी जो एलओए अवार्डेड प्रोजेक्ट्स हैं जिनका पीपीए साइन होना बाकी है, उसको 1.8 गीगावाट के आसपास है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो मोटा मोटी ये अगले 2 साल में FY27 तक का जो टारगेट है इनका, लगभग 7 गीगावाट तक का टारगेट है। और 10 गीगावाट आवर की जो ये लोग बैटरी रखेंगे उसकी उसकी टारगेट है। तो अराउंड 38-40% का टारगेट रहता है इनका। अब ये जो राइट हैंड साइड है ना, यहाँ पे दिस इज रॉन्ग फिगर, बिकॉज ये लोग अंडर कंस्ट्रक्शन को बोल रहे हैं 10 गीगावाट है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, दैट इज द टारगेटेड कैपेसिटी। तो ये गलत है, बट ये करेक्ट है। ठीक है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ये लोग बोल रहे हैं 550 गीगावाट का, जो इनका अभी जो एनएचपीसी वाला, आंध्र प्रदेश वाला, इनको ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो ये बात हो गई मेरी पोर्टफोलियो की। सो लेट्स प्रोसीड। तो अगेन दिस इज द अगेन सेम पैरामीटर, यहाँ पे मुझे डिस्कस करना है कैशपैट। कैशपैट क्यों कंपनीज लेती है, जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी होती है। जैसे कि आपको पता है ना कि वो जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक जस्ट एक अकाउंटिंग टर्म होता है, कहीं से तो कैश फ्लो का आउटफ्लो तो होता नहीं है कंपनी से। तो जनरली जो इंफ्रा कंपनी होती है वो अपने कैश को दिखाने के लिए कैशपैट का यूज़ करता है। तो इसी तरह से ये लोग यहाँ पे कैशपैट के बारे में दिखा रहे हैं कि इतने परसेंटेज से बढ़ा है। अगेन परसेंटेज के टर्म्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, सो ये हो गया। एबिटा मार्जिन अगेन आपके, सिंस ये आईपीपीज हैं, सारा पाउडर खुद ही बनाते हैं और उसको बेचते हैं, तो आपके EBITDA मार्जिन बहुत ज़्यादा होंगे, लाइक 90% के आसपास रहेगा इनका EBITDA मार्जिन। और जो पैट मार्जिन है, पैट मार्जिन इज अ फंक्शन ऑफ आपका डेप्रिसिएशन, टैक्स के कैसे एक्सपेंशन रहेंगे, फिर फिनांस कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, सिंस आपकी ये डेप्ट रिटर्न कंपनी होती है, बहुत हैवी डेप्ट लेते हैं ये लोग, लाइक टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ करोड़ के। तो इसलिए पैट की जो पैट मार्जिन है वो बहुत फ्लक्चुएट करेगा। वो फ्लक्चुएट कब पड़ेगा, जब आपके डेप्ट नए, अगर आप अभी देखेंगे ना, लास्ट क्वार्टर में इन लोगों का आई थिंक 28% के आसपास पैट मार्जिन था, इस क्वार्टर में ये 22 हुआ है। तो ये फ्लक्चुएट करता रह सकता है। तो अगेन दिस इज अनदर इशू विद दिस काइंड ऑफ कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज। तो ये हो गया। सो ओके, तो ये इनका जो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड अलोन बिजनेस बोले हैं, ये इनका ईपीसी वाला बिजनेस है, जहाँ से ये लोग खुद ही जो अपने प्लांट्स का ईपीसी करते हैं, वो एक इंटरनल अरेंजमेंट है इनका। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इनका कंसोलिडेटेड नंबर्स देखना इंपॉर्टेंट है। तो अगेन ये क्वार्टर 1 का नंबर है, सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट स्लाइड इटसेल्फ। ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्लाइड। तो ये मैंने, हाँ, डेप्ट वगैरह के बारे में है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो क्वार्टर 1 में देखिए इनका ग्रॉस ब्लॉक दिखा रहा है। ग्रॉस ब्लॉक मतलब क्या होता है, टोटल सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल एसेट्स तरह की बात हो गई। ठीक है, तो सिंस इनका जो 1200 मेगावाट वाला प्लांट कमीशन हुआ था, उसके कारण जो इनका जो आप ग्रॉस ब्लॉक देखोगे ना, उसका नंबर बढ़ गया है। और CWIP मतलब क्या होता है, बेसिकली इन प्रोग्रेस, जो प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, तो सिंस एक लार्ज चंक CWIP में से आपका ग्रॉस ब्लॉक में चला गया, तो उसी कारण आपका ग्रॉस ग्रॉस ब्लॉक तो बढ़ गया। तो अगर, और आपका CWIP है ना, उसका उसका नंबर देखिए वो कम हो गया है ना। तो ओवरऑल आप देखेंगे ना, इनका एसेट बेस बढ़ा है। आप ग्रॉस डेप्ट में जाइए, ग्रॉस डेप्ट में सिमिलरली देखेंगे हम लोग, ग्रॉस डेप्ट में पहले सबसे ऊपर वाले नंबर पर फोकस करते हैं। 9320 से 10,767 बढ़ा है। तो जिस परसेंटेज में ये बढ़ा है उससे तो ये ऑलरेडी कम ही है, दैट इज अ गुड साइन। दूसरा, जब आप ग्रॉस डेप्ट में से नेट कैश माइनस कर देते हो, नेट कैश माइनस करना क्यों जरूरी है, नेट कैश इसलिए माइनस, इस मतलब ग्रॉस डेप्ट में से जब नेट कैश माइनस करते हैं हम, तो हमें नेट डेप्ट मिलता है। नेट डेप्ट हो गया एक तरह से ऑल, मतलब ओवरऑल कितना डेप्ट है, क्योंकि कैश भी तो बड़ा है मेरे पास, कल को मुझे डेप्ट पे करना पड़ेगा तो मैं उस कैश से पे कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब आप देखिए जो नेट डेप्ट है उसमें काइंड ऑफ अ नेग्लेजिबल इंक्रीज ही है। और नेटवर्थ, सिंस इन्होंने अभी आपका आईपीओ आया है, तो नेटवर्थ उस कंपनी का बढ़ गया है। तो ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया हमने। सो अगेन, जो प्रीवियस स्लाइड था उसी से कंटिन्यू करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक से अगेन इस पूरे बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे, ये वही इनका बाइफरकेशन दिखा रहा है कि जो आपका नेट डेप्ट है, नेट डेप्ट में भी दो तरह की चीज़ें होंगी ना। एक तो ऑपरेशनल डेप्ट, मतलब जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो मैंने डेप्ट लिया है, ये वो हो गया। ठीक है, और जो CWIP डेप्ट है वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए जो डेप्ट चल रहा है इनका, उनकी बात हो गई। तो ये वाला पैरामीटर भी हो गया। हाँ, इसमें ऑपरेशनल डेप्ट देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो वो वाला पार्ट ऑफ डेप्ट है ना जिसके लिए मेरे पास ऑलरेडी कैश फ्लो आ रहा है, मतलब वो तो प्लांट्स वो हो गए जो ऑलरेडी बिजली जनरेट कर रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको इस कंपनी को स्टडी करना है तो आपको नेट डेप्ट टू एबिटा देखना जरूरी है। जैसे मैंने कैश पैट की बात की थी, तो बेसिकली जो कैश फ्लो जो कंपनी का है ना, उसको देखने का अगर एक पैरामीटर आप ढूंढना चाहते हो इन कंपनियों के लिए, तो एबिटा है ना, बिकॉज इट इज बिफोर आपका डेप्रिसिएशन वाला एस्पेक्ट। तो इसलिए नेट डेप्ट
टू एबिटा देखते हैं। अब जनरली जब इस तरह की कंपनी, जैसे ये कंपनी कहती है कि अगर हमारा नेट डेब्ट टू एबिटा 5.5 से कम रहता है तो विच इज़ अ गुड साइन। हाँ, तो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक लार्ज चंक ऑफ जो डेब्ट है अपना, वो अपना अभी जो आईपीओ से जो पैसा आया था उससे इन्होंने पे कर दिया। तो इससे अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, तो जो नेट डेब्ट टू एबिटा है उसका नंबर भी कम हुआ है इनका। और सिमिलरली कैश आरओई देखना है, अगेन दिस इज नॉट डायरेक्ट आरओई। तो जैसे कि आपके जो पैट है, पैट में से जब आप लोग पैट की जगह पे आप कैश पैट लीजिए डिप्रिसिएशन हटा के, तो आपको कैश पैट मिलेगा। उसके ऊपर जब आप आरओई कैलकुलेट करोगे तो आपको कैश आरओई मिलेगा। तो उसमें भी ये लोग बता रहे हैं कि हमारा सिग्निफिकेंट जंप है यहाँ पे। हाँ, तो ये हो गया हमारा। ओके, डीएसओ क्या होता है? डीएसओ बेसिकली काइंड ऑफ रिसीवेबल डेज की तरह से बात कर लीजिए आप। डे सर्विस कुछ तो इसका फुल फॉर्म होता है। तो बेसिकली इससे ये लोग ये बताना चाहते हैं कि पहले अगर मुझे पैसे मिलने में 181 डेज लगते थे, तो वो धीरे धीरे घट के वो 36 डेज आ रहा है। ऐसा क्यों? इसके एक बहुत अच्छा कारण इन्होंने, मतलब जो इससे आपको पूरे इस पूरे इलेक्ट्रिकल सेक्टर के बारे में अच्छा सा आइडिया लगेगा। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसा क्यों हुआ है? डेज ऑफ सेल्स कहते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली सेल्स मैंने कर दिया बट पैसे नहीं आए हो, तो काइंड ऑफ रिसीवेबल्स ही है आपका। तो आप देखिए पहले जो इनका सेंट्रल ऑफ टेकर्स था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, तो वो 69% थे और स्टेट्स के 31% थे। आज वो बढ़ के कितना हो गया? 86% और स्टेट्स के 41% है। तो ऐसा क्यों है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जल्दी पैसा पे कर सकते हैं बट स्टेट गवर्नमेंट वाले नहीं पैसा पे करते हैं? तो जैसे आप देखेंगे हमारे देश में जो डिस्कॉम्स की हालत है वो तो बहुत खराब है, ठीक है। और दूसरा, कंज्यूमर्स में बहुत सारे गवर्नमेंट की जो सब्सिडी स्कीम चलती है उसके भी इशूज रहते हैं। बट अगेन वो पॉलिटिकल आस्पेक्ट में नहीं जाते हैं हम लोग। तो सिंपल सिंपल सी बात है, जैसे सेंट्रल ऑफ टेकर्स बढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपकी क्विक मनी आती है, तो वहाँ और सिंस स्टेट्स की हालत उतनी अच्छी नहीं है तो उसके कारण उनके पैसे धीरे धीरे आते हैं। तो दीज कंपनीज आर ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन द सेंट्रल ऑफ टेकर्स। सो दिस वॉज द पॉइंट, एंड इट इज कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग विच इज वेरी गुड साइन फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनीज, क्योंकि ऑलरेडी इनका डेब्ट रिटर्न कंपनीज होती है और अगर आपके पैसे नहीं मिलेंगे तो जैसे वही ये लोग बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा होगा आंध्र प्रदेश डिस्कॉम से इनका एक मेजर चंक ऑफ मनी बचा हुआ है, तो वो बता रहे हैं ये लोग। तो ये तो अगेन इन्होंने अबाउट द कंपनी है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बात कर लिया कि जो पूरा फोकस रहता है इनका 25 ईयर्स के पावर परचेज एग्रीमेंट पे रहता है। अब कंपनियां पीपीएस पे फोकस क्यों करती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बट इस पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको एक डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ पीपीए और मर्चेंट पावर में। तो पीपीएस जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके, ठीक है, 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इनमें आपको टैरिफ जो होगा वो कम मिलेगा ऑफकोर्स, ठीक है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ बॉन्ड। या फिर एफटी जैसे 7 साल वगैरह की होती है ना, 7-8 साल की, तो आपको रेट्स कम मिलते हैं। अगर कहीं आपके म्यूचुअल फंड्स में रेट ज़्यादा मिलते हैं तो बस आप उसी पॉइंट से कनेक्ट कर लीजिए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बॉन्ड्स हो गए, वहाँ पे आपको 5% पे इंटरेस्ट रेट पे मिलता है ना। तो जस्ट लाइक दैट ओनली, सिंस आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले रहे हो तो वहाँ पे आपको पीपीएस में टैरिफ रेट्स कम होंगे, बट अगेन रिलायबिलिटी ज़्यादा है। कैश फ्लोज आपके, द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज इज मच मोर। तो इसलिए ये कंपनी फोकस करती है जनरली आपकी पीपीएस पे। अब सिंस मैं मर्चेंट पावर के बारे में बता रहा था, तो जब आपका प्लांट कमीशन नहीं हुआ है, पीपीए साइन हो गया है बट सीओडी कमर्शियल ऑपरेशन डेट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो पीपीए हो गया, पीपीए के बीच में सीओडी होना है और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी सेल होनी है। तो पीपीए और सीओडी के बीच में ही अगर मैंने कमीशन कर दिया तो ये जो एक्स्ट्रा पीरियड है वहाँ पे मैं अपना प्लांट को ऐसे तो रखूंगा नहीं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये कंपनीज क्या करती है, उसको जाके मार्केट में सेल करता है। एक और लिस्टेड कंपनी है आईईएक्स। तो बेसिकली आईईएक्स इज अगेन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बिजली की खरीद बिक्री होती है। तो वहाँ पे ये लोग जाके बिजली बेचते हैं, तो वहाँ से भी पैसा जनरेट कर लेते हैं। तो बट दैट इज अ शॉर्ट टर्म फीचर होता है कुछ समय के लिए, जब तक इनका आपके जो होते हैं पीपीएस स्टार्ट नहीं होते हैं, मतलब सीओडी स्टार्ट नहीं होता है प्लान का तब तक के लिए। तो वो आपका हो गया पीपीएस के बारे में। और मैंने पहले से बोल दिया है कि ईपीसी और ओएनएम ये लोग खुद से करते हैं। ईपीसी जो इनका इनकी इन हाउस सब्सिडरी है वहीं के वाया करते हैं, स्टैंड अलोन बिजनेस जो है इनका, सब्सिडरी नहीं। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में ये लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भी ये लोग, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है एक और, जैसे आपके सोलर सेल में एक नई टेक्नोलॉजी होती है, उसका पी से नाम होता है कुछ। तो वो एक उसमें क्या इफिशियंसी वगैरह ज़्यादा ज़्यादा होती है। तो और तो उसमें ये लोग टेस्टिंग कर रहे हैं अभी, बट वो बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, तो ज़्यादा डिस्कशन, प्रोवेट्स करके कुछ होता है नाम उसका, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ क्रिस्टल और समथिंग। और दूसरा चीज़ ये लोग क्या करते हैं टेक्नोलॉजी के आस्पेक्ट में, अगर आप देखेंगे वहाँ जो बैटरीज वगैरह होती है उसकी जो ग्रिड के साथ टेस्टिंग है। अगर मुझे प्लांट लगाना है पहले तो मुझे ऑपरेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए ना 4-5 साल का, तभी तो मैं लगाऊंगा इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। तो वो टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट, इसमें मैं बैटरी वाले में डिस्कस करूंगा और थोड़ा सा। तो फंडिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फंडिंग में रह गया है। तो जैसे कि मैंने बोला ना आपका, जितने भी ये पीएफ एलआईसी वाले हो गए, बैंक वाले हो गए, अब सिंस सिंस इस इंडस्ट्री में इतना टेलमेंट्स है
और गवर्नमेंट का भी इतना सपोर्ट है, तो जो फाइनेंसियर्स हैं दे आर कमिंग ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। और जो रेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी सस्ते रेट होते हैं, तो इनके लिए भी क्या होता है, इस तरह की कंपनीज में इनको डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जैसे आपको पता होगा कि जो ये कंपनीज होती है पावर फाइनेंसर्स जो होता है, जैसे कि आपके पीएफसी हो गई, आरडीसी, इस तरह की कंपनीज है जो पावर फाइनेंसर्स हैं हमारे देश में, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, उनसे भी डाइवर्सिफाई करते हैं, और डाइवर्सिफाई नॉट जस्ट इन द इंडिया बट ऑल्सो द इंटरनेशनल बैंक्स ऑल्सो, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर करके एक बैंक है शायद, फिर आपकी पीएसयूज हो गई, अपार्ट फ्रॉम इन दीज आपका पीएफसी एंड आरडीसी, और एट द सेम टाइम आपके जो ये म्यूचुअल फंड वगैरह हाउसेज जो है आपके एलआईसी वगैरह, वहाँ से डाइवर्सिफिकेशन इनका हो ही रहा है। तो ये हो गया। और क्रेडिट रेटिंग के बारे में तो ठीक है, वो तो इम्प्रूव होते रहेगी एज एंड व्हेन इनके नए नए प्रोडक्ट्स कमीशन होंगे, ठीक है। सो ये हो गया, ओके। तो ये अगेन ये लोग चीज़ें रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो है इनका, ऑपरेशनल है, अंडर कंस्ट्रक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सेंट्रल एंड स्टेट ऑफ टेकर्स वी हैव डन नाउ। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में आ जाइए, यहाँ पे मुझे आपको दो तीन चीज़ें दिखानी है। एक तो आप पहले तो सबसे पहले राजस्थान वाले एरिया देखिए, राजस्थान वी ऑल नो दिस इज द राजस्थान एरिया। अगर आप देखेंगे ना तो इनका पोर्टफोलियो है वो अराउंड 75% से भी ऊपर राजस्थान में ही है। एक और दूसरा चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, गुजरात में इनका विंड का पोर्टफोलियो लग गया 50 मेगावाट का, और देखिए कहीं पे भी विंड नहीं है, और बाद बाकी कुछ प्रोडक्ट्स इनके साउथ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये आपको दिख रहा है। अब यही करके सभी पॉइंट्स पे आते हैं। राजस्थान में पोर्टफोलियो क्या ज़्यादा है, आई हैव डिस्कस द पॉइंट कि राजस्थान इज द एरिया जहाँ पे हाईएस्ट जीए चाहिए, इरेडियंस होता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे राजस्थान में साड़ी की साड़ी जो कंपनियां हैं इंडिया में, सब लोग चाहती हैं कि मैं राजस्थान में ही प्लान बैठाऊँ अपना, क्योंकि वहाँ पे सन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, सन की जो रेज है सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं सन तो हर जगह गिरता है, बट वो एरिया फेवरेबल है फॉर सोलर, ठीक है। अगेन विंड, गुजरात राजस्थान वाले बेल्ट में विंड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, और एट द सेम टाइम सिंस ये कंपनी आपको हाइब्रिड प्लांट लगाएगी वहाँ पे, तो सोलर भी आपको अच्छा होना चाहिए, तो विंड एक डायरेक्टली उसका आपको सही जगह मिलता है गुजरात में भी लगाने का। और आंध्र प्रदेश वगैरह में इनका प्लांट्स है, जो अभी बैटरी के प्रोजेक्ट मिला है वो आपका आंध्र प्रदेश में मिला है। सो ये सारे पॉइंट्स हो गए। सो जो ये जो मैं बोल रहा था आपको, मैं एंड में बताऊंगा प्रोजेक्ट डिटेल्स, ये तो इनके जो ऑलरेडी कमीशन हो गया है वो प्रोजेक्ट के बारे में है, ठीक है। ओके, मैं डायरेक्टली आता हूँ, मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो पीपीएस येट टू बी साइन वाले प्रोजेक्ट्स, अभी जो इन्हें मैंने जो हाईलाइट किया है ना, ये सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 4 महीने, 6 महीने में आपका मोटा मोटी सबके पीपीएस साइन हो जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो दीज आर वेल ऑन द ट्रैक। सो ओके, नाउ फाइनली यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में मैं आपको इस यहाँ पे जो इनका स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं आपको फिनांस कॉस्ट और डिप्रेसिएशन दिखाना चाहता हूँ। अब यहीं पे जैसे मैं बोल रहा था ना आपको कि जो इनका डेप्ट वाला एस्पेक्ट है वो मोर और लेस इस ईयर के एंड में आने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी से जब पूछा गया कि भाई आप लोगों का डेप्ट है वो किस रेंज में रहेगा, सिंस इतना बड़ा ये लोग डेप्ट मतलब फिनांस कॉस्ट किस रेंज में रहेगा, तो अगर आप देखेंगे ना तो 200-250 के आसपास इनका पर क्वार्टर ऑन एन एवरेज फिनांस कॉस्ट आना है। और सिंस इनकी प्रोजेक्ट्स तो एग्जीक्यूट हो गई है तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो रहेगा ही रहेगा इनका। अब सिंस इस साल इनके तो कोई नए कुछ खास प्रोजेक्ट आ नहीं रहे हैं, मतलब ऑलरेडी प्रोजेक्ट आ गया है, तो मुझे लगता है कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो ऑल सम सॉर्ट ऑफ अ कांस्टेंट रहेगा। 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा कमीशन होना है जो कि ऑन द एडवांस स्टेज ऑफ कमीशनिंग है। फिर बैटरीज के जो प्रोजेक्ट्स आने हैं वो तो आपके ईयर एंड क्वार्टर 4 पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। सो ये तो बेसिकली बात हो गई इस बिजनेस में क्या हो रहा है। अभी इसके अलावा भी मुझे बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं आपसे। तो सबसे पहले तो मैं इनकी आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी के बारे में कुछ चीज़ें, 2-3 चीज़ें बोलनी है। तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला था आपको कि इस कंपनी को अगर आपको जज करना है कि किस तरह का रेवेन्यू रहेगा इनका आगे का, तो आप ये देखिए यहाँ पे आपकी अभी ऑपरेशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, क्या अंडर कंस्ट्रक्शन है वो मुझे मैटर नहीं करता है, वो मतलब मैटर करता है, बट जो रेवेन्यू आना है वो तो इसी यही ड्राइव करेगा। तो अभी इनका 2.8 गीगावाट का पोर्टफोलियो है, ठीक है। उस पर ये एबिटा कितना कमा रहे हैं, लगभग 2000 से 2050 करोड़ के आसपास कमा रहे हैं। अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो लगभग लगभग 0.7 करोड़ पर मेगावाट आता है, ठीक है। तो उसी को आप आगे की ओर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट अदर एनालिस्ट रिपोर्ट्स आर सेइंग, बट जो मेरा कॉमन सेंस बताता है मुझे, तो अगर मैं उसी रेशियो पे मानूंगा तो मैं उसी से मैं आगे की ओर इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ देख सकता हूँ। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपके सोलर वाले प्रोजेक्ट्स की, यहाँ पे मैंने अभी बैटरी को इंक्लूड नहीं किया है। तो बैटरी वाला जो है वो एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम आएगा, बट वो रेवेन्यू स्ट्रीम मुझे इस FY 26 में लाइक आई एम प्रीटी श्योर कि नहीं दिखेगा, सिंस अभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है। वो पहले तो वो बैटरीज को आना है यहाँ पे, ठीक है। बैटरी आएगा जनरली 1 से 1.5 साल का, उसको जो भी जिनसे भी आपके प्रोजेक्ट साइन होते हैं वो आपको 1 से 1.5 साल तक के लिए टाइम लेता है कि भाई उतनी देर में मैं उसको लगाऊंगा।
तो जनरली ये लोग कहते हैं कि हम उसको और पहले लगा देंगे, बट अगेन तो इट्स प्रेटी श्योर कि इस साल तो ये लोग नहीं लगा पाएंगे, और अगर लगाएंगे भी तो क्वार्टर फोर के तो पहले नहीं होने वाला है। तो एक जो बचा हुआ चंक है बैटरीज का वो FY 27 में आपको दिखेगा वहाँ पे। तो वो वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, आपको इनके डेप्रिसिएशन रहेगा ही इनका, और जो फिनांस कॉस्ट है वो भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये वाला पॉइंट है। अब इसके अलावा बट अगेन आप देखेंगे ना, अब जैसे इस साल इनके क्वार्टर्स के नंबर कैसे आएंगे, तो इसको आपको यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे। देखिए यहाँ पे देखिए आप, तो क्वार्टर वन में आपको क्या दिख रहा है, 1340 का मेगावाट था, और यहाँ पे 2890 है। तो इनका जो एक्स्ट्रा प्लांट कमीशन हुआ था ना, वो आई थिंक क्वार्टर थ्री या क्वार्टर फोर में आई थिंक कमीशन हुआ था। तो क्वार्टर वन टू थ्री जो रहेगा वो ऑन दिस लोअर बेस रहेगा 1340। तो जो एनर्जी प्रोडक्शन है क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री में भी आपकी लगभग आपको इस तरह का नंबर दिखने वाला है आपको। तो अगेन आपकी रेवेन्यू ग्रोथ तो आपको बहुत ही अच्छी दिखेगी, और बॉटम लाइन भी आपको अच्छा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं अभी, अब जो आपकी जो फिनांस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन तो आपका मोटामोटी कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि नया तो अभी प्रोजेक्ट लग नहीं रहा है, बैटरी वाला आने में टाइम लगेगा। ठीक है, और जो फिनांस कॉस्ट है उसका भी जो डेप्ट है, डेप्ट पे फिनांस कॉस्ट आएगा, वो भी ईयर एंड पे आना है। तो नंबर्स वाइज ये कंपनी अच्छा ही नंबर रिपोर्ट करेगी। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हो गए, मुझे और भी कुछ पॉइंट डिस्कस करना है, तो वो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ इसके बाद यहीं से ना। तो मैंने कुछ और पॉइंट्स लिए हैं जो मुझे लगता है कि जब मैं बैटरीज के बारे में मुझे डिस्कस करना है, किस तरह से इंडस्ट्री आगे बढ़ी है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ये ओवरऑल आपके एक इंडस्ट्री को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक्मी सोलर के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा कनेक्ट करेगा कैसे आपके जो बाकी वैल्यू चेन में सोलर मॉड्यूल्स, सेल्स, इवन द IPPs, ये पूरा सेगमेंट कैसे वर्क कर रहा है वो। अब जैसे अगर आप इंडिया में देखेंगे ना, तो भी तो पहले तो मैं 2 मिनट लूंगा, बैटरीज की रिक्वायरमेंट क्या है देश में और किस तरह से काम करता है। अब जनरली एक मिसकंसेप्शन है कि बैटरी एक स्टोरेज, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो बैटरी से हमें कोई पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं हम लोग। पावर तो आपकी सोलर मॉड्यूल से या विंड ही प्रोड्यूस कर रहा है। बैटरी बस उस पावर को स्टोर कर रहा है, कोई वो नया पावर नहीं ला रहा है, उस पावर को स्टोर कर रहा है, और उस पावर को जब रिक्वायरमेंट हो रही है तब उस टाइम पे उसको डिस्पैच कर रहा है। ठीक है, तो अब बैटरी की रिक्वायरमेंट क्यों है हमारे देश में? अगेन आपको ग्रिड को स्टेबलाइज करना है। ठीक है, दिन में तो बहुत ज़्यादा पावर है, वो अगेन बकेट वाला एग्जाम्पल से आप रिलेट कर लीजिए। अब अगर आप देखेंगे ना, मैंने जो पिछला वीडियो है विक्रम सोलर, उसमें भी कहा था कि जो देश में बैटरी की जो अभी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो कुछ हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट आवर है। ठीक है, और जो रिक्वायरमेंट है 232 GWh की है बाई FY 30। तो देर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू बैटरी। तो ये वाला चीज़ हो गया। अब जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, बट इशू क्या है यहाँ पे? बैटरी की प्राइसेस अभी भी ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं है ना वो सोलर या विंड के कंपेरेटिवली हो गया है। तो फ्रॉम एन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं एज अ कंपनी, अगर मैं एक्मी सोलर हूँ या फिर आपकी NTPC ग्रीन हूँ या फिर आपका JSW एनर्जी हूँ या फिर आपकी अडानी हूँ, अडानी एनर्जी हूँ, तो मैं उस प्लांट को लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। तो उसके लिए आई नीड सम इंसेंटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब now what kind of incentives government is providing? A, they are providing the viability gap funding। viability gap funding को अगर आपको समझना है, उसका समझने का बेस्ट तरीका है आपके जो ये टॉल्स, मतलब जो रोड्स बनते हैं। तो अब मान लीजिए मुंबई में जो बना है ना, वो आपके नवी मुंबई से जो कनेक्ट करता है आपका, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो उस लाइन को बनाने के लिए आपको वायबिलिटी गैप फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक आती नहीं है, तो वो रोड अगर मैं बनाऊंगा तो वो तो फायदेमंद नहीं होगा ना मेरे लिए। तो वैसे प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट आगे कुछ फंडिंग स्टार्टिंग में प्रोवाइड कर देता है, ताकि जो ओवरऑल फिनांस कॉस्ट हो उस प्रोजेक्ट का वो कम हो जाए, और कंपनीज के लिए वायबल हो, और जो उनको उस प्रोजेक्ट पर रिटर्न चाहिए। जैसे कि एक्मी सोलर जैसी कंपनी है ना, वो बोलता है कि मैं लगभग 13% का लॉन्ग टर्म में अपने रिटर्न चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स पे। तो उसके लिए गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो सिमिलरली आपकी बैटरी में भी गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। अराउंड आई थिंक 30-40 GWh की बैटरी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग है, और ये आई थिंक FY 27 तक रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी वायबल हो जाएंगे। ठीक है, तो तो अभी क्या होना है, सिंस गवर्नमेंट के इसके ऊपर मतलब इंसेंटिव है, तो एक रस है कि भाई हम सभी लोग आके बैटरी लगा दें। तो इंडस्ट्री में हम लोग ये देखेंगे कि जो टेंडरिंग हो रही है और जिसका ऑफटेक है वो बहुत फास्ट पेस पे है। तो सभी लोग ये चाहते हैं कि जैसे ये 5,400 करोड़ तक के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो फटाफट सभी जो डेवलपर्स हैं, कंपनियां हैं, वो उसको लेने के लिए तैयार बैठी हैं। तो एक तो वहाँ से बहुत भयंकर डिमांड आएगा, बट सिर्फ डिमांड यहीं पे आके नहीं रुक जाता है।
इसके बाद भी तो जैसे मैंने बोला 232 गीगावाट आवर की डिमांड है, बट इस टाइम तक इंडस्ट्री मैच्योर हो जाएंगी। अब इसी से इंडस्ट्री मैच्योर हो जाएंगी, तो उसके बाद मे बी गवर्नमेंट हटा ले इसको, बट फॉर द टाइमिंग ये वायबिलिटी गैप फंडिंग इज अ गुड थिंग फॉर दिस इंडस्ट्री टू ग्रो। ओके, नाउ अब ISTS वेवर जो इन्होंने है FY 28 तक, और उसमें क्या बदलाव हुए हैं। तो जब आप देखिए ना, अभी से कुछ साल पहले आपके सोलर और विंड में आपके ISTS वेवर थे। ISTS वेवर देने का फायदा क्या है, तो बेसिक ISTS इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स कहते हैं इसको। तो जो ग्रिड कनेक्टिविटी होती है ना, कहीं से तो पावर आप बाहर की तरफ भेजोगे, तो वो है ISTS लाइन्स होती है। उस पर आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि किसी ने तो लगाया है ना वो लाइन। पावर ग्रिड लगाता है, पावर ग्रिड उस लाइन को लगाता है, तो उसको तो पैसे पे करने पड़ेंगे हमें। तो पहले सरकार ने विंड और सोलर पे आपको ISTS वेवर जो है उसको खत्म कर दिया, कम कर दिया था या हटा दिया था। अभी उस पे उसको वापस उन्होंने ले आए हैं, बट बैटरी के जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स हैं, FDRE प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर ISTS वेवर अभी भी है। कब तक, FY 28 तक। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे देखिए डुअल फ़ायदा है, एक करके आपको बताता हूँ। तो पहले तो इससे क्या होगा, जो जैसे मैंने आपको बताया ना कि राजस्थान में पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं लोग, आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोलर ज़्यादा है, इरेडियंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे सब लोग आना चाहते हैं। तो जो इंसेंटिव है ना, वो उतना रहेगा नहीं प्लेन वनीला प्रोजेक्ट्स के लिए कि आप राजस्थान में ही लगाइए। तो जो इससे है ना, बाकी जो कंपनियां हैं वो डाइवर्सिफाई होंगी, अलग अलग जगहों में जाके लगाएंगी। तो एक तो वो फायदा है। दूसरा, ISTS वेवर से क्या है, सिंस अभी जो BESS वाले प्रोजेक्ट्स आने हैं, उनकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, सिंस बैटरी के प्राइसेस धीरे धीरे फॉल हो रहे हैं, बट अभी भी उतना फॉल नहीं हुआ है। तो अगेन वो इंकरेज करेगा बैटरी हाइब्रिड FDRE प्रोजेक्ट्स के लिए कि उस पर अगर ISTS वेवर रहेगा, तो वो इंडस्ट्री को और ग्रो करने में फायदा करेगा। तो these are the things which has changed in this about the viability gap funding and ISTS waiver thing. So आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अब जैसे मैं बोला था कि ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की मैं बारे में बात कर रहा था, जो हमने पहले देखा था। तो अब जैसे एक्मे सोलर ने बहुत अच्छे से बताते हैं ये लोग कि जब मुझे बैटरी लगाना है, तो एक पूरा पहले फेज़ होता है जिससे मैं बैटरी की टेस्टिंग करूँगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस है उसका, चार्जिंग मतलब बैटरी डीके कैसी होती है, ग्रिड से कनेक्टिविटी कैसा है। EMS क्या होता है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब वो जो पूरे एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, वो ग्रिड से एक्सचेंज जो होना है, जाना है आना है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होनी है, वो कैसे मैनेज होगा उसका। बैटरी डिग्रेड होगी, हमारी कार्स की बैटरी भी डिग्रेड हो जाती है, सेल्स की बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है, तो वो डिग्रेडेशन एस्पेक्ट हो गया। ड्यूरेबिलिटी हो गई कि भाई कितने समय के लिए कितना ड्यूरेबल है वो चीज़, कितने समय तक वो चल पाएंगे, वो वाले एस्पेक्ट हो गए। अब ये जो प्रोसेस है अभी, अच्छा, इस प्रोसेस में मतलब बैटरी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब सिर्फ बैटरी ही तो नहीं है ना, उसमें अगल-बगल बहुत सारे एक्सेसरीज होगी। सेल्स तो प्राइमरी कंपोनेंट हो गया। BMS क्या हो गया, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, सॉर्ट ऑफ अ कंट्रोलर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। EMS एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। HVAC वाले एस्पेक्ट्स हो गए आपके, थर्मल जो हो गया ना आपका, किस तरह के टेम्परेचर एस्पेक्ट्स हो गए, वो फायर मतलब आग वाग लग जाती है उसको बचाने का चीज़ हो गया। कंटेनराइजेशन हो गया, एक बॉक्स में आप लाके जैसे मॉड्यूल सेल्स को आप मॉड्यूल में कन्वर्ट करते हो, वैसे ही बैटरी को आप कंटेनर्स में लाके जैसे कंटेनराइजेशन करोगे, और उसको आप अपने जो भी एरिया है जहाँ जहाँ पे लगाना है वहाँ पे आप लगाएंगे उसको। तो वो वाली चीज़ हो गई। अब जैसे जो मर्चेंट पावर वाली चीज़ के बारे में बात कर रहा था, तो इसको मैं रिलेट करना चाहता हूँ। अगेन आपका जैसे इन लोगों ने अभी बहुत सारे बैटरीज के ऑर्डर दे दिए हैं, 3.1 गीगावाट से भी ऊपर के, और बहुत सारे तो अभी कुछ अपडेट्स आए हैं, वहाँ पे भी कुछ कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो अब अब ये लोग बैटरी पहले पहले से लगा ले रहे हैं ना, तो सिंस अभी तक तो प्लांट कमीशन होगा नहीं, बहुत सारे प्लांट FY 27 में कमीशन होंगे, तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे दो तीन फायदे हैं। एक, इनका पहले से जो बैटरी वाला जो डिफिकल्ट एस्पेक्ट है, ओके, प्लांट्स लगाना तो इनको पहले से ही आता है। बैटरी इज द न्यू थिंग ओनली ना, तो बैटरी का एक्सपीरियंस इनको पहले से मिल जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, उस बैटरी को लगा के वो मर्चेंट पावर में शॉर्ट टर्म मार्केट वाया IEX और सम अदर प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे जाकर उस बिजली को बेच सकते हैं, तो वहाँ से वो लोग भी पैसा अर्न कर लेंगे, तो एक और वो फायदा हो जाएगा। इसको एनर्जी आर्बिट्राज कहते हैं। इसको मैंने सुजलॉन और अदर वीडियोज में भी समझाया है अच्छे से। तो बेसिकली अगेन एक मिनट के लिए, तो आप क्या करोगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं सोलर का, ठीक है। दोपहर में सोलर से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उस पावर को लूँगा, सस्ते में खरीदूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है सोलर, अभी तो पूरी कंट्री में फैल गया है। उस पावर को लिया मैंने, जो अपनी बैटरी लगाई है उसको मैं चार्ज किया, ठीक है, मैंने बैटरी चार्ज कर ली सस्ते पावर पे। शाम को जब रिक्वायरमेंट हुई, जब सूरज नहीं है, बट पूरे नेशन में डिमांड तो है ही, अब मैं इसको महंगे पावर में अगेन IEX में जाकर सेल करूँगा। तो अगर मान लो मैंने 9 रुपये में बेचा, 2 रुपये में खरीदा, तो 7 रुपये का फायदा हो गया ना मुझे। तो दैट इज द एनर्जी आर्बिट्राज, दैट इज हाउ द कंपनीज आर वर्किंग, एंड इस तरह से फायदा हो रहा है इन कंपनीज के लिए। हाँ, अगेन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि चलिए इंडिया में बैटरी असेंबल कर लेते हैं।
जैसे जब मैंने प्रीमियर एनर्जीज का वीडियो में मैंने बताया था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स बाहर से मंगा रहे हैं, उसका पूरा कंटेनराइजेशन खुद से करेंगे। अब इस कंपनी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अब जैसे जो भी आईपीपीज हैं, डेवलपर्स हैं, वो लोग क्यों लगाएंगे किसी और कंपनी से बैटरी? ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब सिंस अभी तक तो इंडिया में पूरी बैटरी आई नहीं है अच्छे से, तो कोई भी जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाएगा तो वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? जब इंडिया में ये नारदा और ट्रीना जो आपके चाइनीज प्लेयर्स हैं, जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश प्लेयर हैं, वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं, तो वो लोग उनसे क्यों लगाएगा? अब इससे एक और पॉइंट, जैसे इनका जो कॉस्ट वाला एस्पेक्ट है ना, इस पर मैं पहले बात कर लेता हूँ। तो जनरली अगर आप देखेंगे ना, तो जो आपकी सेल्स है उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है वो कम है, और जो बैटरी जो पूरा बॉक्स आएगा कंटेनराइज होकर, उस पर कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगती है। आई थिंक कुछ 10%, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना ड्यूटी का, वो 6% के आसपास होता है। तो मोटा मोटी ओवरऑल अगर आप सारे पैरामीटर्स को ले लोगे ना, तो अगर आप इंडिया में लाके कंटेनराइज करोगे तो सस्ता पड़ेगा, लाइक 2.5% सस्ता पड़ता है। बट वो सस्ता इज नॉट अ गुड थिंग। सस्ता वो होता है ना कि सस्ता लगा के अगर मैं उस प्लांट को चलाया 2 महीने में उसमें दिक्कत आ गई, तब तो फायदा नहीं है ना उस सस्ते का। इससे बढ़िया सिंस अभी इंडिया में पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाए उसके बाद मैं उसको लेके जाऊंगा। तो कंपनियां इस तरह से सोच रही हैं। ऐसा क्यों होगा? अब दूसरा सिर्फ यही नहीं होता है कि मैं अपने इंडिया में असेंबल करके उसको लगा लूँ, एट द सेम टाइम मुझे उसको आपकी वारंटी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। अगर बैटरी खराब हो गई तो क्या क्या होगी? ठीक है, इंटीग्रेशन बड़ी, मतलब मैं उसको लगाने गया, कुछ इश्यूज आ गए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हो गया, तो फिनांसिंग किस तरह से करनी है उसकी। तो ये सारे बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हैं जो कि आर येट टू बी आंसर्ड। तो इसीलिए कंपनी अभी इतनी, मतलब वो नहीं है, मतलब कंपनी उतनी इंटरेस्टेड नहीं है कि हम इंडिया में इसको असेंबल करें। तो अभी के लिए तो जो कंपनीज हैं, जितने भी ये डेवलपर्स होंगे, ये आईपीपी टाइप के, तो ये बाहर से चाइना से इंपोर्ट करने के लिए देख रही है। मे बी आने वाले टाइम में जब ये इंडस्ट्री मैच्योर होगी तो मे बी असेंबल इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया वाला कंसेप्ट इवन इन द केस ऑफ बैटरी विल बिकम एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये बात हो गई। ओके, तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया जितनी मुझे डिस्कस करनी थी। अब ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई इस इंडस्ट्री के बारे में। फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इशूज़ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस ये एक बहुत ही हाईली डेप्ट वाली कंपनी है। मतलब ये कंपनी है बिल्कुल एकदम वो डेप्ट की इनको भूखी है, ऐसी कंपनी है। अब सपोज कीजिए मैंने तो बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, मैंने पाइपलाइन में जा रहा हूँ, मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 12-13% का रिटर्न चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स पे। अब मान लीजिए कि टैरिफ्स ही उतने नहीं रहते हैं, सिंस मार्केट में इतना कंपटीशन आ गया है, ओवर सप्लाई हो गई है, टैरिफ्स ही कम हो जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स विल बिकम अनवायबल। तो वहाँ पे मैं प्लांट्स क्यों लगाऊंगा? तो अगेन वहाँ से इंडस्ट्री की डिमांड कम हो जाएगी। तो वो हमें देखना होगा आगे जाके, बट अभी तो वो वाला इशू नहीं है, बट दैट कुड बी एन इशू गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा कनेक्टिविटी चैलेंज है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम अगेन राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप सोचिए कि जब पूरे इंडिया के डेवलपर्स राजस्थान गुजरात वाले एरिया में आना चाहेंगे, तो उस पेस पे वो कनेक्टिविटी ग्रिड बनना तो इतना पॉसिबल नहीं है ना। तो वहाँ पे वो वाला इशू आ रहा है, कनेक्टिविटी के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो एक वो इशू है, बट अगेन इस कंपनी को अभी ये चैलेंज नहीं है, क्योंकि जो इनका पोर्टफोलियो है वो काफ़ी जगह पे डाइवर्सिफाई हो रहा है। आपके साउथ इंडिया में भी है, गुजरात में भी है, और जो इनकी अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना FY 27 तक के लिए, सबके पीपीए और जो कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स है बोथ अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो आने वाले समय में कंस्ट्रक्ट होना है FY 27 तक के लिए, सबके लिए कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। तो वो अभी इशू नहीं है, बट दिस इज एन इशू आने वाले प्रोजेक्ट्स में हो सकता है, या फिर इस पूरे सेक्टर के लिए इशू है। ठीक है, जो आपके सुजलॉन वाले भी बोलते हैं कि कई सारे टर्बाइंस वहाँ पे रखे हुए हैं, बट अभी तक वहाँ पे कनेक्टिविटी हमें मिला नहीं है। तो दैट इज अगेन ए चैलेंज। पुअर रिटर्न्स, अगेन रिलेटेड पॉइंट कि टैरिफ्स अगर आपके कम होंगे तो मेरे रिटर्न्स कम हो जाएंगे, तो वहाँ पे मेरे लिए प्रोडक्ट्स वायबल नहीं होगा। तो वहाँ पे कंपनियां क्या करेंगी? वो अपना एक्स्ट्रा नया प्लांट लगाना बंद कर देगी, और जो उनका कैश फ्लो आएगा ना, वहीं से वो डेप्ट लेके अपने डेप्ट को चुकाने लग जाएंगी। मतलब अगर मेरे रिटर्न्स अच्छे नहीं है तो मैं नया डेप्ट लेके इतना बड़ा प्लांट क्यों बैठाऊंगा? वो तो फायदेमंद नहीं रहेगा ना मेरे लिए। तो वो हो गया। अब डेप्ट फाइनेंसिंग वाला पॉइंट पे आते हैं। तो अगर मान लीजिए इंडस्ट्री लुक्रेटिव नहीं रहेगी, तो अगेन आपकी डेप्ट डेप्ट देने वाले लोग नहीं आएंगे, है ना? तो वो वाला पॉइंट है। और अगर आपको डेप्ट मिलेगा भी तो वो हायर रेट पे मिलेगा। बट अभी भी तो वो वाला भी इशू नहीं है, क्योंकि अभी तक हम उस पीक में नहीं पहुंचे हैं साइकिल के। और एग्जीक्यूशन डिले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कारणवश। ROW इशूज हैं आपके, है ना? कनेक्टिविटी इशू नहीं है, अगर डिले हो रहा है तो आपकी कैश फ्लोज आने में डिले हो जाएगी। लैंड ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट क्या है? जैसे अगर आप देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए अगेन वो राजस्थान वाले पॉइंट से कनेक्ट करता हूँ। बहुत बड़ा सब स्टेशन है आपका। जब आपकी नए नए प्लेयर्स आएंगे तो लैंड के लिए अगेन कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो ये कंपनी क्या कर रही है, सिंस बैटरी अगर लगाना है ना इनको, तो जो लैंड का एरिया है पूरा बैटरी लगाने के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए नहीं आपको। तो उन्हीं प्लांट में ये लोग ला के
बैटरीज लगाना स्टार्ट किए हैं। तो एक अगेन वहाँ पे लैंड ऑप्टिमाइजेशन का काम चल रहा है इनको, ठीक है। अब ये थ्रस्ट फॉर हाई जीएचआई, मतलब अगेन वही राजस्थान वाला पॉइंट है, जो आपके हाई इरिडेंस वाले जगहों के लिए जितने भी प्लेयर्स हैं वहीं पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लेयर आर रिलक्टेंट टू डाइवर्सिफाई, बट एज जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, जैसे ISTS वेवर हटा दिया है अभी विंड और सोलर के लिए, तो इंडस्ट्री हैज़ टू मूव इन दैट डायरेक्शन। और फाइनली इंपोर्ट डिपेंडेंस है, जैसे अभी जैसे इंडिया चाइना का इशूज चल रहे थे, अभी तो थोड़ा ठीक हुआ है इशूज, बट आने वाले समय में अगर चाइना इज़ नॉट अ रिलायबल कंट्री, तो वो इशूज हमें देखना पड़ेगा। तो कैसे, सिंस वी आर राइट नाउ importing all the cells as well as all the containers, तो ये सारे इश्यूज हैं हमारे इस चीज़ के बारे में। अब अगर मैं फाइनल थॉट्स के बारे में बोलूँगा, तो अगर मैं फाइनल थॉट्स बोलूँगा ना इसका, तो अगर आप देखेंगे ना पूरे इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री जो बैटरी वाली सेगमेंट है ना, अब जैसे मैं आपको 2-3 चीज़ें बोलता हूँ। सोलर जो था FY 2027-19 के आसपास इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे था, जहाँ पे सोलर वगैरह के प्राइसेस ज़्यादा थे, तो वहाँ से वो इंडस्ट्री आगे बढ़ी, पीक किया, एंड वी आर मूविंग इन दैट पीक ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। अभी जो नेक्स्ट सेगमेंट है मॉड्यूल मार्केट में, तो पूरी कंट्री मैच्योर हो गई है। जो सेल मार्केट है वहाँ पे आने वाले 1-2 साल में उसको मैच्योर कर जाएगी, बट जो बैटरी वाला सेगमेंट है, और विंड भी ऑलमोस्ट ऑन द मैच्योरिंग है, बट उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। और जो बैटरी वाला सेगमेंट है ये अगेन ऑन द इन्फ्लेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से कैसे वो बैटरी प्राइसेस घटेंगे, और जो डिमांड का पीक होना है वो अभी तक हुआ नहीं हो, तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो बैटरी काफ़ी अच्छा गेम चलेगा यहाँ पे। तो हमें ये देखना है कि जो कंपनियां हैं, इसीलिए जैसे वायबिलिटी गैप फंडिंग हो गया और जितनी भी स्कीम्स मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और बैटरी के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो अभी तो पीक आने में टाइम है, और एक ये बहुत अच्छा ड्राइवर रहेगा ग्रोथ के लिए। तो जो डिमांड सिनेरियो है वो काफ़ी स्ट्रॉग है, बट अगेन बहुत सारे इश्यूज भी हैं, बिकॉज ये जो पूरी इंडस्ट्रीज है बहुत ही हाईली डेप्थ क्रंच इंडस्ट्रीज है, मतलब आपको डेप्थ लेना ही लेना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूशन और जो मैंने चैलेंजेस बोले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप इस कंपनी का गाइडेंस वगैरह वाले पार्ट पे देखोगे ना, तो कंपनी कुछ नंबर देती नहीं है, और सिंस इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं, तो आई डोंट थिंक कि इट्स वाइज फॉर अस टू हम लोग उस तरह से इसको देखें, रादर देन इसको एक अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। और जैसे जो मैंने आपको वो मेगावाट और रेवेन्यू के टर्म्स में मैंने निकाल के दिया कि 0.7 करोड़ पर मेगावाट, उस एस्पेक्ट पर अगर आप देख के चलेंगे ना, तो वो एक बेटर वे रहेगा आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी देखने के लिए। बट अगेन हैविंग सेड दैट, नंबर्स तो इनके अच्छे ही आएंगे जिस तरह का एग्जीक्यूशन है और जो नए नए प्लांट के एडिशंस होने हैं। So keeping all these in mind, we will keep on tracking the business. It's a good business, and let's see how it executes. और देखते हैं पूरे इस बैटरी वाली थीम को कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे इस पूरे सेक्टर में आगे जाके किस तरह से ये पूरा प्ले आउट होता है। अभी तो ये प्ले आउट होना स्टार्ट ही हुआ है, तो देखते हैं कैसे हमारा नेशन इस चीज़ में पूरा आगे बढ़ता है। सो वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।